हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड एनिमल हस्बेंड्री का, जो पीवाई की सीरीज चैनल पे चला रहे हैं। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा पार्ट नंबर 2 को लाने में देरी हो गया, लेकिन आगे से हम ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू करें, जल्दी जल्दी वीडियोज़ आते रहें आपके लिए। ठीक है। अभी हमने हाल ही में कुछ टॉपरों के साथ इंटरव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा, जाके देखिए। 3 मंथ के लिए उनके क्या क्या बेसिक प्लान थे, उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास के बाद इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़े रहिए। ठीक है। तो पिछला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जाके पिछला वाला पार्ट देखिए। उसमें बेसिक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, पिग से रिलेटेड, कैटल बफलो से रिलेटेड और गोट से रिलेटेड, जितने भी टर्म्स थे उनको हमने क्लियर कर दिए थे काफ़ी अच्छे से। तो पूरा क्लास देखिए एंड तक, आपका मैक्सिमम रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। और जो लोग नाबार्ड में अपेयर होने वाला है, फिर IBPS CFO के मेंस में, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मुर्रा बेफेलो व्हाट इज द एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुर्रा बेफेलो के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे आप ओवरऑल यादें रखते हैं, टेबल आपको मिला हुआ है, ओवरऑल याद रखते हैं हर एक स्पीसीज का, वैसे आपको स्पेसिफिक एक जो ब्रीड है उसका आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे वो कैटल में हो चाहे बफलो में हो। ठीक है। इन्हीं में ज़्यादा पूछते हैं, इंटर कॉल्विंग पीरियड ऑफ एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग। और जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो क्या है भैया एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग, इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ICR का और TNU दोनों का हमने ऐड कर दिया, ताकि आपको थोड़ी संतुष्टि मिले। ठीक है। इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भैया एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग जो होती है मुबरा बफेलो में 36 से 45 मंथ के बीच में होती है। और ये बोल रहे हैं एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग 45 से 50 मंथ के बीच में होती है। अब किसका बात माने हम, बताइए। यहाँ पे इसकी देखो, इंटर कॉलिंग पीरियड तो सेम है, 450 से 500 डेज तक रहती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, जो कि एज ऑफ फर्स्ट कॉलिंग में अगर इतने रेंज में क्वेश्चन दिखता है, तो बहुत सारे बच्चे यही मार के आएंगे, है कि नहीं है। तो हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे, हम लोग अपना बनाएंगे। जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, 45 से 48, यही आपका बेसिक मेन रेंज होना चाहिए। एज ऑफ फर्स्ट कॉलिंग किस में, मुर्रा बफेलो की बात हो रही है, तो ये आपकी मेन एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग हम मानते हैं। समझ गए। तो मेन मेन जो ब्रीड है बफलो में, उसको बारे में भी आपको ध्यान में रखना। और क्या सिमिलरिटी दिख रही है इसको, और क्या बोलते हैं, इसी इसी के साथ पढ़ लेते हैं भाइयों। ये देखो, सिनोनिम्स क्या है, दिल्ली, कुंडी, काली, सब कुछ इसको बोलते हैं। तो इसका होम टाउन कहाँ पे है भैया, रोहतक से आती है। इसका घर कहाँ है, रोहतक में है। हिसार हरियाणा के कुछ रीजन, पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, वहाँ पे ये बिलोंग करती है। सिनोनिम आपने देख लिया। देख, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में कहते हैं टाइटली कर्व हॉर्न। जो इसके हॉर्न होते हैं, सींग होती है, बहुत ही टाइटली कर्व होते हैं। ठीक है, ऐसे मुड़े हुए होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि भैया बताइए, 3 4 कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कि मैसी बॉडी होती है, जेड ब्लैक में होता है, उसके कर्व जो हॉर्न जो होते हैं कर्व होते हैं, टाइटली कर्व होते हैं, कौन से बुफेलो की बात हो रही है। तो अगर आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक पता होगा, आप जानते होंगे इसके बारे में, तो आप आज इजीली आंसर मार्क कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन मेंस में अपने एफओ के और नाबार्ड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा सारी चीज़ याद नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, एक कम से कम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना चाहिए, जिससे आप उस ब्रीड को पहचान पाएं। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था कि भैया मुर्रा बफेलो के बारे में बताइए। अच्छा, फर्स्ट कॉल भी हमने देख लिया, 45 से 48 मंथ। ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, समझ रहे हैं आप। अगर ये क्वेश्चन आ चुका है तो दोबारा से अपीयर होगा नहीं। बस आइडिया ले लो कि भाई अगर फर्स्ट कॉल्विंग से क्वेश्चन आ रहा है मुर्रा बफेलो के बारे में, तो किसी और बफेलो का भी पूछ सकता है। तो ऐसे आपको एक आइडिया लेके और भी ब्रीड के बारे में जानकारी निकालनी है। बस ये एक आइडिया होता है पीआई की सीरीज करने का। बस यहाँ से आइडिया ले लो, आगे की पढ़ाई शुरू करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछ रहे हैं। हाईएस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच मैन्योर। तो कैल्शियम क्या है, आपका प्लांट न्यूट्रिएंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए। अगर आपने प्लांट न्यूट्रिएंट का टॉपिक अच्छे से किया होगा, तो आपको पता होगा कि भाई कैल्शियम और बोरान जो हैं, ये बर्ड्स पे अपने सिम्टम्स शो करते हैं। बर्ड्स के एलिमेंट माने जाते हैं, जो आपके प्लांट के टिप पे पाए जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो कैल्शियम कौन से मैन्योर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि मैन्योर होता क्या है। आपको पता है मैन्योर, जो हमारे प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल, इनके जो वेस्ट बनते हैं ना, एनिमल प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं
मेन्योर, और इसमें बहुत सारे अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपका एक हो गया बल्गी बल्गी ऑर्गेनिक मेन्योर। ठीक है। इसमें आपका मेन आ जाता है FYM फार्म यार्ड मेन्योर, जो कि गोबर की खाद बोलते हैं, हम डायरेक्टली खेतों में डालते हैं। ये काफ़ी टाइम लगता है, 50 से 60 दिन के पहले इसको डिकम्पोज करते हैं, रखते हैं एक जगह पे, उसमें सारे रिएक्शंस वगैरह हो जाते हैं, वो प्रॉपर खाद बन जाता है। उसके बाद हम अपने खेतों में इसका छिड़काव करते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में इनका न्यूट्रिएंट वगैरह पाया जाता है, इसलिए प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह बोलते हैं ना, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेन्योर्स का, जो हमारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं, उसका इस्तेमाल करके खेती करना, ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। तो मेन्योर्स में आपका बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर्स में हम लोग FYM देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन की कंटेंट की बात करें, कितना नाइट्रोजन परसेंट पाया जाता है, लगभग आपका 0.5%। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हम सीप एंड गोट के मेन्योर्स की बात करते हैं, उनके जो मल होते हैं ना, जो वेस्ट होते हैं, सीप एंड गोट मेन्योर की देखते हैं। इसमें फार्म यार्ड मेन्योर FYM से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन कंटेंट की बात करते हैं तो लगभग 3% इसमें पाया जाता है। उसके बाद आपका सिप सॉरी पोल्ट्री पोल्ट्री मेन्योर, इसकी खास बात क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है। नाइट्रोजन परसेंट 3.03%, याद रखना। और यही आपका आंसर भी है। कैल्शियम की बात करते हैं, अगर पूछा गया कि कौन से मेन्योर में कैल्शियम से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, पोल्ट्री मेन्योर। ठीक है। अभी हमारे पास एक टेबल है, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, क्या क्या बताया गया है। देखो यहाँ पे पोल्ट्री रेड है सभी में। ठीक है, ये पोल्ट्री पोल्ट्री पोल्ट्री, तो ये पोल्ट्री में कैल्शियम भी ज़्यादा पाया जाता है, और फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, तीनों मतलब चारों मिला के, चारों सबसे ज़्यादा किसमें ज़्यादा, पोल्ट्री में। सिर्फ कैल्शियम की बात नहीं हो रही है, तो पोल्ट्री मेन्योर्स में आपके कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, चारों के चारों न्यूट्रिएंट पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। अगर पोटास की बात करते हैं तो पिग में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो कैटल में, कैटल के जो वेस्ट होते हैं उसमें मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके साथ लोवेस्ट भी याद रखना, ये भी हाईएस्ट और लोवेस्ट ही पूछते हैं। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और ये थोड़ा सा मैंने मेन्योर का आइडिया दे दिया, और आंसर आपको पता चल गया होगा कि भाई हाईएस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच मेन्योर, तो आपका पोल्ट्री मेन्योर। ठीक है। तो मेन्योर आपके क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, काफ़ी हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इसका हम इसीलिए खेतों वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर जो आपका FIM होता है, इसके इसमें भी अलग अलग टाइप है। बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर में मैंने एक ही बताया है, जो कि नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है, 0.5%। सीप एंड गोट मेन्योर की बात करते हैं तो FIM से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, लगभग 3% नाइट्रोजन। पोल्ट्री मेन्योर की बात करते हैं, नाइट्रोजन 3.03%। उसके बाद हमने देख लिया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट किस में ज़्यादा है। तो पोल्ट्री में कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पिग पिग मेन्योर की बात करते हैं तो पोटास सबसे ज़्यादा। कैटल में बात करते हैं तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन यूज फॉर रानीखेत, इसको लास्ट में कहते हैं डिजीज वाला पार्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच सिप, यहाँ पे गलती हो गई है, विच सिप ब्रीड ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी वाइट वुल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने वाली बातें हो रही हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे चोकला नाम होता तो आप चोकला को ही मार के आते सबसे पहले। यहाँ पे कारपेट वुल की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, कारपेट वुल की तो बात ही नहीं हो रही है। मेन क्या बात हो रही है, वाइट वुल, प्योर साइनी वाइट वुल की बात हो रही है। कौन से ब्रीड में मिलती है, वो जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बिलोंग करती है वो सिप की ब्रीड, और बेस्ट क्वालिटी वाइट वुल पाई जाती है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे रीजन है, मेन मेन चारों रीजन, जो आपका टेम्परेट रीजन हो गया आपका, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल वगैरह वाला, उसके बाद आपका ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ये पेनिसुलर रीजन। तो इनमें कौन कौन से मेन मेन ब्रीड है उनके नाम पता होना चाहिए। ये मत याद रखो, ये वाइट वुल भूल भी जाओ। अगर आपको सिर्फ ये दो हिंट दिए हैं क्वेश्चन में, क्या दो हिंट दिए हैं, वो नॉर्थ वेस्ट से हो, अगर आपको इसमें से कोई याद है, या फिर आपका वुल वाइट वुल याद है, दोनों में से आपके पास दो चांसेस है, दो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर को मार्क करने के लिए।
अगर आप दोनों में कच्चे हैं तो आपको पढ़ाई करने की, रिवाइजन करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? तो कौन सा आंसर होगा? गड्डी कहाँ से है भैया? गड्डी, गड्डी, गड्डी सुना है आपने? मैं निकला गड्डी लेके, ये कौन सा रीजन है आपका? अ, ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थन रीजन, आपका टेम्परेट वाला जोन। ठीक है। गुरेज कहाँ से है? गुरेज देख लेते हैं। हमारे पास एक बढ़िया सा टेबल है जिसमें मैंने सारे रीजन को डिफाइन कर दिया है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। तो नॉर्थन टेम्परेट रीजन से, जो कि आपके स्टेट्स आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन में कौन कौन से हैं ब्रीड देखिए। सिप के, भाकरवाल, चांगथांगी, गड्डी, गैरोल, गुरेज, करना, पुन्याची, रामपुर भूसीर। तो ये कुछ 8 मेन नॉर्थन टेम्परेट रीजन के ब्रीड हैं। अगर इनके नाम याद हैं आपको भैया, इसमें सारे नाम दिख जा रहे हैं। देखो, गुड्डे भी वहीं पे है, गुरेज भी वहीं है, चांगथांगी भी वहीं की है। ठीक है। तो ये तीन तो यहीं से मिल गए। तो क्या ये ऑप्शन में करेक्ट होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये गलत हो गया। ठीक है, सीधी सीधी बात है भैया, ये है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो कि आपके नॉर्थन रीजन से हैं। हमको बोलना पूछना है कि नॉर्थ वेस्ट से कौन है। या तो ये बता दो या तो ये बता दो। तो नॉर्थ वेस्ट से देखो, नॉर्थ वेस्ट से ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, एरिड रीजन में जो कि है। हमारा आंसर दिख रहा है, हाँ मांगरा, मांगरा दिख रहा है, और मांगरा यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुरती, सुरती जो है हमारे काऊ में भी, सॉरी भैंस की ब्रीड है। क्या दिख रही सुरती कहीं पे? नहीं दिख रही है। आई थिंक है नाम, ऐसा कुछ तो नाम है, मैंने डाला नहीं है इसमें। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने ऐड किए हैं। तो जो ये नाम तो मैक्सिमम लोग को पता होगा। सूरती जो ब्रीड है आपकी गुजरात की, गुजरात से है, जो कि बफेलो की ब्रीड में आती है। तो मेन ऑप्शन क्या बन गया आपका? मांगरा, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको सिर्फ रीजन पता है उसके थ्रू आप आंसर मार्क कर रहे हैं, या फिर आपको डायरेक्टली नाम भी पता है, तो मांगरा के बारे में एक बार जाके पढ़ना आप। ठीक है, पता चलेगा कि आपको भाई मांगरा ही जो है एक प्योर वाइट वूल में बेस्ट क्वालिटी की वाइट वूल देती है। ठीक है, या तो वो याद कर लो या तो आप रीजन वाइज याद कर लो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, याद कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया, आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। सोडियम डिफिशियंसी इन काऊ सिम्टम्स एंड कॉजेज व्हाट? सोडियम की डिफिशियंसी हो रही है काऊ में, उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या कॉज करता है? अगर कैल्शियम की, सोडियम की डिफिशियंसी हो गई काऊ में, तो उसकी वजह से क्या कॉज होता है? मिल्क फीवर, मिल्क रिडक्शन हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है काऊ में, या फिर फ्लूइड रिडक्शन हो जाती है, एपेटाइट लॉस हो जाता है, या फिर पेशेंट पैरालिसिस हो जाती है। तो ये चाहे के 5 ऑप्शन है, आपके करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। सोडियम की डिफिशियंसी कौन से डिजीज में होती है? ये आपका मेटाबॉलिक डिजीज में आता है काऊ के। अब मेटाबॉलिक डिजीज में कौन कौन से डिजीज हैं? पहला है आपका मिल्क फीवर। हमने देख लिया कि भाई साहब, जो आपकी कैल्शियम है उसका लेवल काऊ में घट जाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपके मिल्क फीवर कॉज होते हैं। ठीक है, इसको ये आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पार्चुरियन पैरासिस किसको बोलते हैं। ये आंसर ये पूछा गया था कि पार्चुरियन पैरासिस किसको बोलते हैं। आई थिंक ऐसा पूछा गया था कि मेटाबॉलिक डिजीज में विच आर द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक डिजीज, या ये आंसर दिया गया था। अगर आपको मिल्क फीवर को क्या बोलते हैं, पार्चुरियन पैरासिस, ये अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से आंसर मार्क कर लिए होंगे। ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी, तो अगर काउ में प्रेगनेंसी लेट से देखी जाती है, ठीक है, काउ एक्सपीरियंस इन डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम, तो उस टाइम पे ये एक्सपीरियंस फील होता है काऊ में कि भाई जो लेवल होता है कैल्शियम का, काल्विंग के बाद कैल्शियम सीरम का लेवल घट जाता है। उस टाइम पे एक्सपीरियंस करती है काऊ, इसकी वजह से मिल्क फीवर कॉज होता है। ठीक है, इसको हम लोग पार्चुरियंट पैरासिस, पैरासिस भी बोलते हैं। यहाँ पे मिल्क फीवर के कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, वो एक बार ध्यान देख लेना। और इन इसको इससे बचना है तो क्या करते हैं, तो विटामिन D3 का इसमें इंजेक्शन वगैरह भी लगाना पड़ता है, उसके रिकमेंड किया है कि भाई ये इंजेक्शन लगा दो। एडिशनली या फिर उसके साथ साथ आप हाफ हाफ मिक्सर का एक सुपरनेटेंट लाइम वाटर मिक्स करके साथ में उसके दे सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी कारगर साबित होगा मिल्क फीवर में। तो इससे काऊ थोड़ी सी राहत मिलेगी, आप बचा सकते हैं अपने काऊ को मरने से। मेटाबॉलिक डिजीज़ में आपके कैटोसिस एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, और आपका ब्लोट एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। ब्लोट को क्या बोलते हैं? आल्सो नेम एज टिम्पेनी, टिम्पेनी डिजीज़ आपको नाम दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक डिजीज आल्सो कॉल्ड एज टिम्पेनी, तो आपका ऑप्शन होगा ब्लोट। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा
कि ब्लोट में कौन कौन से डिजीज आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट बिलोंग टू मेटाबॉलिक डिजीज। ये आपका ऑप्शन दे देगा दो, मिल्क फीवर, केटोसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, या फिर किसी और एक डिजीज दे देगा। अगर आपको पता होगा तो आंसर मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, केटोसिस के बारे में आप देख लो, आल्सो कॉल्ड एसेंटोनेमिया। केटोसिस को एसेंटोनेमिया भी बोलते हैं। तो मेन सिम्टम्स केटोसिस को आपको क्या देखने को मिलते हैं, जो हमारे डेयरी केटल्स हैं उसमें आपको डिस्टरबेंस देखने को मिल जाता है, किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट एंड कीटोन बॉडीज। ठीक है, इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम उसका गड़बड़ हो जाता है। अगर उसमें आपको दिखता है कि रिड्यूस लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया अगर हो रहा है तो उसमें जो ब्लड में शुगर लेवल होता है वो घट जाएगा। अगर केटोनेमिया हो रहा है तो इंक्रीज लेवल ऑफ केटोन्स इन ब्लड। अगर केटोन्यूरिया हो रहा है, न्यूरिया यानी यूरिन में आपको केटोन्स का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये कुछ उसके मेन सिम्टम दिखाए गए हैं। ये दो प्रकार का होता है केटोसिस। डाइजेस्टिव में देखते हैं तो लॉस ऑफ एपेटाइट, रैपिड वेट लॉस, मार्क रिडक्शन इन मिल्क यील्ड। तो ये मेन सिम्टम्स हैं डाइजेस्टिव के। उसके साथ ही केटोसिस का जो दूसरा टाइप है नर्वस। ठीक है, नर्वस ही समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपका डिप्रेशन में जा रही है आपकी काऊ, एक सर्कल बना के घूमने लगती है, स्टारिंग एक्सप्रेशन शो करती है, ट्रेंडिंग विद द फीट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट, सडन फॉलिंग टू द ग्राउंड विद द बल्ज आई। ठीक है, केटोसिस का शिकार हो गई है, या तो डाइजेस्टिव सिम्टम्स शो करेंगे तो लॉस ऑफ एपेटाइट, रैपिड वेट लॉस होगा, और आपका मिल्क में रिडक्शन होगा, मिल्क की कमी होगी, मतलब कम दूध देगी उस टाइम पे। या फिर नर्वसनेस देखने को मिलेगा, डिप्रेशन में आ जाएगी वो, एक जगह पे घूमने लगती है सर्कल में। ठीक है, या फिर आपका सडन फॉल हो जाएगी धरती पे, और बर्ड आइज आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उल्टे हो जाती है आंखें उनकी। ठीक है, केटोसिस में हो रहा है, नर्वस के सिम्टम्स ये कुछ करेंगे। अब वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट बताया गया है इनके लिए। क्या करना है, 500 से 1000 ml लेना है, 5 दिन तक लगाओ, एकदम चंगा हो जाएगी आपकी गाय। ठीक है, प्रोवाइड कंसंट्रेशन फीडिंग, फॉडर वगैरह बढ़िया से दो, ड्राई पीरियड में जब आपकी काऊ रहे खाना पीना खिलाओ, ये सारे सिम्टम्स नहीं आएंगे। ठीक है, और कुछ मेन सिम्टम्स है पढ़ लेना। ब्लोट के बारे में एक बार देख लेना, क्या बोलते हैं इसको, टिम्फनी डिजीज। ठीक है, तो मेटाबॉलिक में ये तीन हैं, ब्लोट में भी और दो नाम हैं, उसको भी एक बार ध्यान से देख लेना। तो आंसर हमने क्या देख लिया इसका, सोडियम डिफिशियंसी हो रही है काऊ में, तो क्या कॉज करता है, मिल्क फीवर कॉज करता है, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैज़ लोवेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। ये तो भैया हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। मिल्क प्रोडक्शन में सबसे कम कौन सी दूध देती है गाय, ये आपको बताना है। क्या है ये, गाय का ही है, हाँ कैटल में ही है। साहिवाल है, थरपारकर है, गिर है, डियोनी है, कंगायम है। अब यहाँ पे मात्रा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे हम लोग याद करते हैं ना, 1500 से 2000 लीटर पर लैक्टेशन, ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ये पता होगा कि कौन डुअल पर्पस है, कौन मिल्च ब्रीड है, कौन ड्रॉट है, तब पर भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, DSGR यानी कि आपका दियोनी, साहिवाल, गिर, और आपका रेड सिंधी। ठीक है, रेड सिंधी, तो ये आपके आपके मिल्च ब्रीड में आते थे। हालांकि दियोनी कहीं कहीं नहीं है, लेकिन हमने ये देखा था कि भाई आपका इसी में रखेंगे। मिल्च ब्रीड में मतलब अच्छी खासी दूध दे देती है, बहुत सारे जगहों पे इसको डुअल पर्पज में रखा गया है। तो DSGR हो गई। तो अगर ये नाम आते हैं तो ये क्या लोवेस्ट मिल्क में आएंगे क्या, मिल्क प्रोडक्शन इनका हाई होगा हमेशा, तो इनके नाम तो हट जाएंगे। तो यहाँ पे साहिवाल दिख रहा है तो ये नहीं होगा, गिर नहीं होगा, दियोनी नहीं होगा। अब थरपारकर और कंगायम में कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है, तो कैसे इनको एलिमिनेट करेंगे, अगर आपको ये सिर्फ ये पता होगा कि भैया कंगायम जो है ड्रॉट है, ड्रॉट ब्रीड में आती है, तो आंसर यही होगा। ये आपका डुअल पर्पज में आते हो तो इसका थोड़ा बहुत तो मिल्क देगी। अब जो ड्रॉट है बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही है, तो सबसे लोवेस्ट में आएगी। ठीक है, आई थिंक ये कंगायम है, ड्रॉट में है, तो भैया सबसे लोवेस्ट मिल्क देगी, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। तो यहाँ पे जो वर्ड है नॉन कॉन्टेजियस, तो इसका वर्ड का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज समझने से पहले नॉन कॉन्टेजियस होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे डिजीज जो कि छुआछूत से नहीं फैलते, तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं जाते। ठीक है,
ये ऐसा नहीं है कि आपका एफएमडी हो गया या फिर आपका कोरोना वायरस जैसा था ना, कि जैसे हमने कोरोना वायरस देखा था कि एक एक इंसान से दूसरे इंसान से फैल रहा था वो, तो वो कॉन्टेजियस था। कॉन्टेजियस का क्या मतलब होता है कि भाई एक इंसान से दूसरे इंसान को या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल की तरफ के थ्रू फैलना कॉन्टेजियस माना जाता है। जैसे कि आपने किसी ने आपका टॉवल यूज़ किया, स्नीजिंग किया, उस पर छींका वगैरह, अपना टॉवल वही फिर से आपने यूज़ कर लिया तो आपको भी हो जाता है। ऐसे केसेस आपके कॉमन कोल्ड में देखे होंगे। ठीक है, कोरोना वायरस भी ऐसे फैला था तो कॉन्टेजियस था। नॉन कॉन्टेजियस में क्या होता है कि ये किसी भी एक इंसान से या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं फैल सकता। या तो उसको खुद होगा आपके बॉडी में, कैसे होगा, या आपकी डाइट की वजह से, ठीक है, आपने गलत खाना खा लिया, आपके लीवर में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इस तरीके से वो होता है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज में। ये किसी और के द्वारा स्प्रेड नहीं होता, आपकी बॉडी खुद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, एनिमल की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, उसमें डिजीज शो करते हैं। आपने उसको खाना नहीं खिलाया, किसी चीज़ की कमी कमी हो गई, सिम्टम्स की कमी हो गई, तो इसकी वजह से आपके नॉन कंटेजियस डिजीज होते हैं। समझ गए ये दो वर्ड मेन। और जूनोटिक डिजीज भी होता है और आपका प्रोटोजोअल डिजीज भी होता है, आगे हम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ब्लैक क्वार्टर जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज में आता है। तो बैक्टीरिया है तो भैया ये कॉन्टेजियस में आएगा कि नॉन कॉन्टेजियस? कॉन्टेजियस में आएगा, जाहिर सी बात है। बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं? एक एनिमल से दूसरे एनिमल, एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। एंथ्रेक्स में आपका बैक्टीरियल में आता है तो ये भी तो नहीं होगा नॉन कॉन्टेजियस में। ब्रूसिलियोसी, ये भी आपका आपका बैक्टीरियल डिजीज में आता है। जूनोटिक डिजीज, एंथ्रेक्स और ब्रूसिलियोसी आपको दोनों जीनोटिक में है, जो कि बैक्टीरियल डिजीज के अंडर में आते हैं। पार्चुरियन पैरासिस, ये नाम अभी अभी हमने सुना था, पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक, किसके बोलते हैं भैया? कैल्शियम की कमी हो जा रही है, कैल्शियम की गिरावट हो रही है, कब? मिल्क फीवर में। तो उसी का नाम है ये आपका पार्चुरियन पैरासिस। समझ रहे हैं? अभी हमने देखा मिल्क फीवर को और क्या बोलते हैं? पार्चुरियन पैरासिस। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है काऊ में तो उसके थ्रू ये सिम्टम्स शो करता है। तो क्या ये कॉन्टेजियस है? बिल्कुल नहीं है, कमी हो रही है उसकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में कुछ तो दिक्कत है, इसकी वजह से हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में जितने भी डिजीज हैं वो नॉन कॉन्टेजियस में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका पार्चुरियन पैरासिस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट। आगे देखते हैं, यहाँ पे है टेबल, आप याद रखना नाम। यहाँ पे देखो प्रोटोजोअल डिजीज में कुछ नाम से ये याद कर लेना। और इन्फेक्शियस या फिर कॉन्टेजियस हमने आपको समझा दिया क्या होता है। उसके जो बैक्टीरियल में कौन कौन से हैं, वायरल में, पैरासिटिक, फंगल में कौन कौन से डिजीज हैं या आपको याद करने हैं, या फिर नॉन कॉन्टेजियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस। आपके नाम है बैक्टीरियल और वायरल में, हमने देख लिया। मेटाबॉलिक मिल्क फीवर या फिर हाइपोकैल्सीमिया, उसके साथ साथ एसिटोनेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया, केटोसिस, ये सारे नाम आपके बैक्टीरियल में आएंगे नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कॉन्टेजियस के ग्रुप में। ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है बैरल में, जो कि नॉन इन्फेक्शियस है। ये नाम आपको याद रखने हैं, अगर क्वेश्चन बनता है तो इजीली आप आंसर मार्क कर पाएँ। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग करेक्टरिस्टिक्स, आपको नाम बताना है कि कौन सा ये जो करेक्टरिस्टिक दिए हैं किसके हैं। आपके ऑप्शन है मुर्रा, सुरती, जफराबादी, भदावरी या फिर नानावदी। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। अगर आपको एक भी करेक्टरिस्टिक याद होगा तो आप आंसर करेक्टली मार्क कर ले जाएंगे। द ब्रीड हैज़ हैवी ड्रूपिंग हॉर्न that incline to each side of the neck and then turn up to point। तो पूरी कहानी लिख दी उसके बारे में। इट गिव द अपीयरेंस ऑफ स्टूडियस आई, ओहो, स्लीपी आई अपीयरेंस। स्लीपी आई अपीयरेंस है भैया, स्पेशली मेल में देखने को मिलता है, सोते हुए दिखती है। बस अगर आपको ये कीवर्ड याद होगा ना तो आप आंसर इजीली मार्क कर ले जाएंगे पूरा का पूरा। ब्लॉक्स काफ़ी हैवी होते हैं इनके और प्लॉइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं पता है कोई टेंशन है, एक याद कर लो, बस एक याद कर लो, ड्रूपिंग हॉर्न से होता है या फिर आपका स्लीपी आई अपीयरेंस, स्पेशली इन मेल्स। तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे। हैवीएस्ट ब्रीड इन बफेलो, आल्सो कॉल्ड मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट किसको बोलते हैं? जफराबादी। जफराबादी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं हम लोग। ब्रीड हैज़ फनल शेप्ड ट्रेट्स। तो भैया यहाँ से याद कर लो, चारों जितने भी 6 सिम्टम दिए गए हैं, सॉरी, जितने भी 6 करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं इस बफेलो के बारे में याद कर लो। आगे अगर क्वेश्चन बनता है इजीली आप मार्क कर पाएंगे। तो जफराबादी के बारे में सब कुछ हमने जान लिया, आंसर एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमने ले दिया कि भैया ये गुजरात से आती है, ठीक है, गुजरात से है। प्रोमिनेंट वाइड फोरहेड होता है इसके पास, ठीक है, वाइट पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे।
आल्सो कॉल्ड पंज कल्याण, पंच कल्याण भी इसको बोलते हैं। हॉर्न कैसे होते हैं? ड्रूपिंग हॉर्न्स, ठीक है, ड्रूपिंग हॉर्न्स होते हैं। स्टूडियस या फिर स्लीपी आई, स्पेशली इन मेल्स, ये हो गया। यूजली ब्लैक होती है। एवरेज मिल्क यील्ड देख लो यहाँ पे। यूटिलिटी प्लॉइंग के लिए होता है, इसके जो ब्लॉक्स होते हैं हैवी प्लॉइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फनल सेप्टेट्स होते हैं और मिनी एलिफेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये सारी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इसके जाफराबादी की हैं। समझ गए। सूरती के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, कहाँ से है? अब ये गुजरात से है, ये भी गुजरात से है। गुजरात के लोग सूरती ज़्यादा खाते हैं, बस ये याद रखो, सूरती। हालांकि यूपी वाले ज़्यादा खाते हैं लेकिन ये सूरती याद रखो, वहाँ की स्पेशल सूरती है। सूरती पता है ना, जो ऐसे मलते हैं, जो बुढ़े लोग, वो नहीं दिखे तुम लोग, क्या नाम, पंचायत। चुनौतियाँ भुलाता बहुत है ना भैया, इसीलिए स्टील वाला नहीं लेते, महंगा पड़ता है। तो वही उस चिनौटी में सुरती रखते हैं। एक तरफ दो तरीके से खुलता है वो। एक तरफ चूना, एक तरफ सुरती। तो इसीलिए सुरती, स्पेशल सुरती गुजरात से है। रस्टी ब्राउन कलर सिल्वर रस्टी ब्राउन सिल्वर ग्रे कलर की होती है। वेल शेप्ड, मीडियम साइज, बैरल वेस्ट शेप की होती है, ठीक है। हेड की बात करते हैं तो प्रोमिनेंट आइज, कॉन्वेक्स शेप की इसकी आइज होती है। प्रोमिनेंट कॉन्वेक्स शेप की आइज होती है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक याद रखना सुरती के बारे में। सिकल शेप्ड हॉर्न होते हैं, आई थिंक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सिकल शेप हम कौन से ब्रीड की है, ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, यहाँ तो नहीं आएगा। बाकी ब्रीड के याद रखना। वेलोइंग हमने बताया था कि मर्ड में चली जाती हैं, उनके जो बॉडी है हीट मेंटेन करने के लिए अपना गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ये कुछ बता दिए दो तीन ब्रीड के बाद। जो बफेलो ब्रीड का पीडीएफ है हमने आपको टेलीग्राम पे फ्री में दे दिया है, जाके उसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए सारे ब्रीड के बारे में। वही चीज़ें बताइए जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों यहाँ पे वेट वगैरह याद करने का, वजन याद करके क्या करोगे भाई भैंस का? जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वही याद करनी है, ठीक है। समझ गया आंसर क्या था इसका, जफराबादी। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछ रहे हैं? It is a livestock management practice where the young animal such as cow, piglet or lamb are provided with the supplement feed designated areas that adult animal cannot access। तो यहाँ पे देखभाल हो रही है सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, सच एज काव, पिगलेट एंड लैम, को एक प्रॉपर सप्लीमेंट फीड प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा होता है सीप? वो होता है क्रीप फीडिंग, ठीक है, क्रीप फीडिंग। अगर केयर एंड मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं कायदे से, अगर आपके पास नोट्स होगा पैडाउन का मास्टर नोट्स, हमने बढ़िया से केयर एंड मैनेजमेंट बना के दे दिया है। क्रीप फीडिंग उनको दिया जाता है जो आपके काल, पिगलेट, लैम्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को पड़ गया जाता है, बड़े जो एनिमल्स होते हैं उसको एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। क्रीप फीडिंग इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, गोट पॉक्स वैक्सीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो कौन सा इंस्टीट्यूट है भैया गोट पॉक्स वैक्सीन बनाया था? तो IVARI, सो IVARI है, नहीं IVRI है ना, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? इजात नगर में। इजात नगर कहाँ पे आता है ये आपको कमेंट में बताना है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भैया? करनाल, ठीक है। गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नाम याद रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है याद रख लेना, ठीक है। तो गोट पॉक्स वैक्सीन डेवलप किसने किया था? IVRI, यहाँ पे ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट के नाम जो हैं हर साल पूछे गए हैं, दो नाम तो फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो जो सुंडा की बुक देख लो या फिर कोई और स्टैंडर्ड बुक है, उसमें जो इंस्टीट्यूट के नाम है, मेन मेन इंपॉर्टेंट नाम है, और प्लीज़ उसको याद कर लेना। अगर कोई नया इंस्टीट्यूट बना है PIB वगैरह में, अगर न्यूज़ में आया होगा तो मैं आपको मॉक टेस्ट में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। आपके पास अच्छे वाले मॉक नहीं है, ठीक है, फुल लेंथ मॉक, FLT जिसको हम नाम देते हैं, फुल लेंथ मॉक नहीं है, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। हमने काफ़ी बेहतरीन लेवल क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। 30 आपको मॉक मिल रहे हैं फुल लेंथ, और अनलिमिटेड क्वेश्चन इन सेक्शनल मॉक। मुझे जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, तेजस सर को जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सेक्शनल वाइज डाल रहे हैं, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो वो जाके एक बार देखना जरूर। अगर आपके पास फुल लेंथ मॉक नहीं है, जाके पैडॉन का फुल लेंथ मॉक लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे आप बेहतरीन, मतलब बहुत ही लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि सी मतलब बहुत सारे कोचिंग क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन डाल देते हैं, या फिर कोई लेबल ही नहीं रहता उनका AFO का। हमने एग्ज़ाम दिया है, हमें पता है, जो भी हमारे पास फैकल्टी सारे AFO हैं उनके द्वारा क्वेश्चन बनाए गए हैं।
तो वही लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एज पर एफएसएसएआई, इसके बारे में पता होगा, फूड सेफ्टी। ठीक है, फूड सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा जो भी चिप्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो सबसे पहले एफएसएसएआई से मोहर चाहिए कि भाई वो एक बार चेक करेंगे, उनका मोहर लगने के बाद ही आपको मार्केट में मिलता है देखने को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट आपको ला के खिला दिए कोई भी, उसके लिए ये बहुत बड़ा चार्जेस है और उनको जुर्माना भी लग सकता है। तो इस इनके द्वारा बताया कि भाई जो आपका काऊ का मिल्क है उसका क्या स्टैंडर्ड रखा गया है, एसएनएफ परसेंटेज कितना होता है उसमें। तो आपको सारे चीज़ों बता देते हैं। आपका बफेलो, ठीक है, बफेलो मिल्क में बात करते हैं, यहाँ पे आपका फैट परसेंटेज लिख देते हैं, और यहाँ पे एसएनएफ परसेंटेज, आप एक बार याद कर लेना इसको। फैट परसेंटेज 6 और एसएनएफ 9, सबसे ज़्यादा बफेलो मिल्क का ही होता है एसएनएफ परसेंटेज में। उसके बाद काऊ मिल्क की बात करते हैं। काऊ मिल्क में फैट परसेंटेज 3.2, बहुत कम हो गया, और 8.3 या फिर 8.5 आप मान सकते हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गोट एंड एक सेकेंड सिप की बात करते हैं, तो फैट परसेंटेज 3 से 3.5, और इसका एसएनएफ परसेंटेज जो कि 9 है भैया। गोट और सिप के जो मिल्क होते हैं उसमें एसएनएफ परसेंटेज 9 होता है, बफेलो के बराबर है। कैमल की बात करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो। कैमल मिल्क की बात करते हैं तो 2% इसमें फैट परसेंटेज होता है, और 6% इसमें एसएनएफ परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ये एफएसएसएआई के द्वारा स्टैंडर्ड बताया गया है कि भाई ये कुछ स्पीसीज हैं और उनमें फैट परसेंटेज और एसएनएफ परसेंटेज कितना होता है ये याद रखना। आई थिंक ये क्वेश्चन था 11 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ था हमारा, कौन सा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन यूज इन रानीखेत डिजीज, इसका आपको आंसर बताना है मुझे कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है मुझे कमेंट में, और क्वेश्चन जिनका आंसर सही होगा मैं आपको पिन कर दूंगा ऑप्शन आपका कमेंट में। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो मैंने बताया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना। अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो पढ़ान के नोट्स वगैरह जाके एक बार जरूर से चेक कीजिए, और जो टेस्ट सीरीज हमने बनाया उसको भी चेक कीजिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 3 में मिलते हैं आपके साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।